अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले बात करेंगे खित्ते की सूरत हाल की, क्योंकि जनाब आज सेनेट में, अमरीकी सेनेट में एक बिल पेश किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो तालिबान का साथ देने वाले हैं, चाहे वो मुमालिक हों या फिर वो शख्सियात या फिर वो रीजन्स जिनसे तालिबान की सपोर्ट आई, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ इसमें पाकिस्तान का जिक्र भी किया गया है और कहा गया है कि ओवर द टाइम पीरियड पाकिस्तान का क्या किरदार रहा उसको भी एसेस किया जाए। न सिर्फ ये बल्कि अमरीकी जनरल्स ने आज जो उनसे इंटरोगेशन हो रही थी उसके दौरान कुछ खदशात का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो शायद तालिबान के अफगानिस्तान में आने के बाद सेफ नहीं है। जनाब, ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स और सवाल हमारा कुछ ये कि अमेरिका की अफगानिस्तान में शिकस्त का मलबा अब पाकिस्तान पर डालने की कोशिश जारी है अमेरिका की तरफ से, तो इन हालात में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अपने एनालिस्ट से यही जानने की कोशिश करेंगे। ओपन ऑप्शन है सबके पास। पैनल का आपसे तारुफ करवा दूं, महमूद सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, हफीजुल्लाह न्यारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन निसार साहब और मजहर अब्बास साहब। मजहर साहब, सबसे पहले आपकी इंसाइट इसके ऊपर लेना चाहती हूँ। आज अमेरिका में जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ऐसा मालूम होता है कि जिस स्केप गोटिंग की बात हो रही थी शायद वो अब होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान का इस मामले में क्या रिएक्शन होना चाहिए? देखिए, हमारे पास बड़ी लिमिटेड वो है, लेकिन हमें बहुत वाज़ेह तौर पे जवाब देना चाहिए। अपनी जो गलतियां हैं उसको भी तस्लीम करना चाहिए, लेकिन बुनियादी किरदार अमेरिका का खुद है और सिर्फ ये पिछले 20 साल का नहीं, पिछले 40 साल का मलबा है जो पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। ये टोटली अमेरिकन फेलियर, फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, अमेरिकन सिक्योरिटी पॉलिसी का फेलियर है, अमेरिका की पॉलिटिक्स का फेलियर है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का फेलियर है। आप देखें कि मुझे याद है कि 2009 या 2010 में वाशिंगटन में स्टेट डिपार्टमेंट की एक प्रेस ब्रीफिंग में इत्तेफाक से वहाँ गालिबन शाह महमूद कुरैशी उस वक्त वज़ीर ख़ारिजा ही थे। उस दौरे के दौरान ब्रीफिंग में एक बार मुझे मौका मिला तो मैंने उनसे पूछा, ये बताएं कि 9/11 के बाद इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो आपने स्पेंड किए हैं वॉर अगेंस्ट टेरर में, इससे टेररिज्म खत्म हुआ है, एक्सट्रीमिज्म खत्म हुआ है या बढ़ा है? और उनके पास लिटरली कोई जवाब नहीं था और उन्होंने ये कहा, अल्टीमेटली एडमिट किया कि नहीं, बढ़ा है और हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स अ टोटल अमेरिकन फेलियर। हमारी गलतियां बहुत हैं और हमारी गलतियां यही हैं कि हमने अपने मुल्क में इन चीज़ों को परवान चढ़ने दिया। इस चीज़ को, वो गलतियां अपनी जगह हैं, लेकिन अगर मलबा आप पे डाला जा रहा हो तो ये बताना बहुत ज़रूरी है और बड़ा वाज़ेह तौर पे बताना बहुत ज़रूरी है कि जो ब्लेम आप हम पे डाल रहे हैं, जो मलबा हम पे डाल रहे हैं, वो सबसे पहले अपने आप पे डालें। फिर सबसे बड़ी बात ये कि यूएन को, क्योंकि ये जो 9/11 के बाद एक ये 9/11 देखिए अलीना देखें, ये जो जंग थी ये सिर्फ अमेरिका की जंग नहीं थी, ये इंटरनेशनल कोलिशन बनी थी, यूएन ने की थी और यूएन को अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। यूएन को बताना चाहिए कि उनकी इंटरनेशनल कोलिशन 20 साल में नाकाम हुई अफगानिस्तान में। और अभी हाल ही में एक मुलाकात में यूके हाई कमिश्नर इधर थे, उनसे भी ये बात हुई थी कि ये बताएं कि ये अमेरिकन या कोलिशन का फेलियर है, इसको रीअसेस करने की जरूरत है या इसे रीअसेस करने की जरूरत है कि जी पाकिस्तान के क्या वो है, फेलियर्स हैं। पाकिस्तान के होंगे फेलियर, लेकिन पाकिस्तान विक्टिम भी रहा है। पाकिस्तान में 70-80 हज़ार लोग मारे भी गए हैं। तो पाकिस्तान को ब्लेटेंटली ब्लेम करना और उसको लिंक करना इस न्यूक्लियर उससे, ये मेरा ख्याल है अनफेयर होगा। अमेरिका को सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए, यूएन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए और फिर पाकिस्तान में जो फेलियर्स हैं उसको भी बताना चाहिए। अच्छा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हसन निसार साहब की तरफ ये लेके जाना चाहूंगी। हसन साहब, जो अब ये इल्जामात आ रहे हैं, जो पाकिस्तान से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात उठ रहे हैं, वो एक्सपेक्टेड था कि अमेरिका किसी के ऊपर मलबा डालेगा, लेकिन पाकिस्तान को इसके किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से जवाब देना चाहिए और क्या कर सकता है वो? देखिए अलीना, पहली बात तो ये है कि जो मजहर अब्बास साहब ने कहा, मेरे नज़दीक उसका बॉटम लाइन है हमारी गलतियाँ बहुत हैं। ये जुमला उनका है, एक लफ्ज़ मैंने इसमें ऐड नहीं किया। लेकिन मेरा जवाब ये है कि ये मलबा तारीख़ का मलबा है जिसे मैं, आप या कोई और नहीं, सिर्फ तारीख़ ही साफ कर सकती है।
اور تاریخ کا کاسمیٹک سرجری کا کام نہیں کرتی، اور تاریخ سے سبق سیکھنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ میرا یہ جواب ہے، آپ ملبہ صاف کرتے رہو۔ عجیب و غریب سی بات ہے، آپ ایک جملے میں اس کا حل چاہ رہی ہیں۔ جی بس میرا اتنا ہے، تاریخ کا ملبہ ہے، تاریخ صاف کرے گی، جی کسی کے بس کی بات ٹھیک ہے۔ نہیں۔ حفیظ اللہ نیائی صاحب، 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں جی۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب 9/11 ہوتا ہے تو امریکہ اس وقت دنیا کی سول سپر پاور ہوتی ہے، اور جو کچھ ہوا اس نے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈکٹیٹ کرائیں دنیا نے اس کے مطابق آمنا و صادق نہ کہا، پہلی بات۔ اور انہوں نے جو نیریٹو دیا، اتنی ان کی ہوبریس پڑ چکی تھی کہ پھر آپ نے دیکھا سال کے بعد وہ عراق میں آ گئے تھے، وہاں تو نہ اسامہ بن لادن تھا، نہ القاعدہ تھی، نہ کوئی اور تھی، اور وہ اس کے اندر بھی گھس گئے۔ دوسری بات یہ جی کہ 22 سینیٹر نے یہ جو وہاں پہ پیش کیا ہے سینیٹر نے، اور اس میں پاکستان کے اوپر تقریباً پابندیوں کی بات کی ہے۔ یہی بات 1.5 مہینے پہلے وزیر اعظم پاکستان لاہور آئے تھے، اور ہمارے چند دوست تھے جو میڈیا کے اندر، ان کو اس سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جی پابندی آ رہی ہیں، اب ہفتے بعد آتی ہیں، 10 دن بعد آتی ہیں، 15 دن بعد آتی ہیں۔ اب ایسے یہ جی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک وہ بڑا ہے کہ مجھے بھول گیا شعر بڑا رہنی میں کہ جو چاہے آپ کا اسے کرشمہ ساز کرے، خرد کا نام جنو پڑ گیا، جنو کا خرد۔ تو امریکہ اب ہر صورت میں چند دن پہلے نے کہا جی کہ ہمارے پاس وہ آپشن آئیں گے، ہم اسے بام کریں۔ ان کے ذہن میں تھا کہ افغانستان کے اندر سے چائنا کے لیے ہم اتنا بڑا کرائسس چھوڑ کے جائیں گے، اور نیبر ٹو چائنا ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ آئے گی، وہاں پہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جو ہے وہ ان کو بھی 2018 میں پابندیاں ڈالی، اور وہ چائنا میں گڑبڑ کرے گی۔ اب ان کو وہ ڈیسپریٹ ہے، اور بڑی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ کس بے شرمی سے وہ افغانستان کے اندر 20 سال پہلے انہوں نے، جس کو کہنا چاہیے کہ لاکھوں سر میں آپ سے بالکل یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں، سر میں آپ سے بالکل یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے اور پاکستان کے اوپر زور ڈالا جاتا ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے، تو پھر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں ایک بڑا اسٹیل سے کہ جنگل میں آپ کے سامنے شیر سو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے وہ تمہیں شیر ہی کچھ کرے گا۔ اب ہم ان حالات میں جبکہ ہماری اکانومی ہمارے سامنے ہے اور ہم کچھ بھی نہیں مطمئن ہو سکتے، ہم تو یورپین جی ایس ٹی کے جو ان کا 650 ورسز 6 کی جو ریزولوشن آئی ہے جس میں بات سجیسٹ کیا کہ پاکستان میں جی ایس ٹی واپس کیا جائے فیسلٹی، ہمارے میں تو یہ وہ لاسٹ آن کیمل بیک، ہمارے اوپر تو کوئی چیز بھی آئی تو جو حالات ہیں ہماری تکلیف جو ہے اس میں بہت اضافہ ہوگا۔ اور شاید امریکہ نے ایف اے ٹی ایف آئی ایم ایف جب شروع کیا تھا تو ان کے ذہن میں تھا کہ یہ ساری باتیں ملیں گی تو پاکستان کی تکلیف اور پریشانی میں اضافہ ہی ہوگا، انفارچونیٹلی۔ اچھا محمل کیا جیسے نیائی صاحب کہہ رہے ہیں واقعی میں پاکستان اتنا بے بس ہے؟ کیا پاکستان کہیں پر اپنا مقدمہ نہیں اٹھا سکتا اور اپنی جو پوزیشن ہے اس کو مزید واضح نہیں کر سکتا، خاص طور پہ جو اکنامکلی ہم بات کر رہے ہیں سینکشنز کی، پابندیوں کی؟ دیکھیے لینا، بات یہ کہ ہمیں تھوڑی سی سیلف انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ایکچوئل پوزیشن ہے کیا۔ اور جس طرح ابھی آپ نے اکنامک انٹرسٹ کی بات کی، تو بات یہ ہے کہ فورن پالیسی کو دنیا میں جو چیز ڈرائیو کرتی ہے وہ اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور ہمارے کیس میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ ابھی جس وقت ہم ایک فیٹف کی تلوار ہمارے پہ لٹک رہی، صاحب نے بات کی آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہم ہیں، تو ہمیں اس کے اندر ویسٹ کی اور امریکہ کی ایک ضرورت بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کے اوپر تنقید نہ کریں، یا جس طرح مدد صاحب نے بھی کہا جو ان کے فیلئر تھے، ان کے اپنے یہ جو یو ایس جنرل جس کی ابھی آپ نے حوالہ دے رہی تھی، انہوں نے خود کہا ہے کہ دس وار اماؤنٹڈ ٹو اے اسٹریٹجک فیلئر اینڈ کوڈ نیور ہیو بین ون۔ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا جی لاجسٹیکل سکسیس ہے لیکن اسٹریٹجک فیلئر ہے، کیونکہ اب ایک دشمن جو جن کو دشمن اینمی از ان چارج ان کابل، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، ایک طریقہ ہوتا ہے مقدمہ پیش کرنے کا بھی۔ اگر آپ
बार बार उन्हें रियासत की सतह के ऊपर शर्मिंदा करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कोई मीडिया के अंदर एनालिसिस हो, कोई और चीज हो, लेकिन जब आप इस तरीके से करेंगे तो उधर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉर लॉबी है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। अमेरिका के अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉर लॉबी है जो कि रिएक्ट करे, और जो अब जो रिएक्शन आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। वो शायद वो हो सकता है शैकल्स ऑफ स्लेवरी और इन चीजों के जो रिएक्शन आ रहे हैं शायद वो उस वजह से आ रहा हो, लेकिन वो तो नैरेटिव जो होता है ना उसको एक बनाने का तरीका होता है। हमें उनका स्पोक्स पर्सन नहीं लगना चाहिए तालिबान का, वो वैसे बड़े बड़े मीडिया सेवी हैं, वो अपने लिए खुद ही काफी है। हम उनकी चीजों के रिस्पॉन्स, हमें इस तरह नहीं लगना चाहिए कि हम उनका मुकदमा ऐसे पेश कर रहे हैं कि जैसे वो बड़े बदल गए हैं, बड़े अच्छे हो गए हैं, कल को अगर उन्होंने जो चीजें की उसके मुनाफी तो फिर क्या हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? हम तो जिम्मेदारी नहीं ले सकते ना अलीना। इसलिए मुकदमा पेश करना चाहिए था कि एक जो जिस तरह अब जो किया भी जा रहा है थोड़ा सा कि उधर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उधर चल गई है, अगर वो इस तरह बढ़ती गई तो वहां पर रेडिकलाइजेशन मजीद होगी। अगर इस तरह के सबसे बड़ा ब्लोबैक पूरे रीजन को तो होगा, सबसे ज्यादा हमारे ऊपर होगा उसका ब्लोबैक, तो हमें एक मेयर्ड रिस्पॉन्स जो था वो होना चाहिए था, एक उस तरीके से बात करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में मुकदमा पेश करने का तरीका फर्क होता है। हमारे बहुत सारे ऐसे बरादर दोस्त ममालिक हैं, आपको मालूम है कि जिनके ऊपर जब हमने बात करनी हो तो बड़े हम नपे तुले अल्फाज में करते हैं ताकि उनके साथ रिलेशनशिप खराब ना हो, ठीक है ना। अभी ये तोशा खाने वाली चीज के अंदर भी कहा गया कि कुछ मालिक पसंद नहीं करते। मैं वैसे बात कर रही हूँ, हम चाइना के ऊपर जब बात करते हैं तो बड़े नपे तुले के नहीं जी वो कुछ चीजें सीक्रेट रखना चाहते हैं, तो इसमें भी हम उनकी अच्छा, तो हमें जरा एहतियात बरतनी चाहिए थी आपके ख्याल में। ठीक है, ओके जी, ठीक है जी। हमारे एनालिस्ट ने अपनी अपनी ऑप्शंस बताई और इसकी वजाहत की। एक छोटा सा दूसरा एक इंतहाई अहम सवाल है, एक इंतहाई अहम इशू है, दो बिल से रिलेटेड है जिसको हमने डिस्कस करना है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब, बहुत अहम सोशल इशू के ऊपर हम बात करने लगे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बिल यानी घरेलू तशद्दुद के खिलाफ बिल, और एंटी फोर्स्ड कन्वर्जन्स बिल यानी जो अक़लियतें हैं उनको जबरी तौर पर कन्वर्ट ना करवाने का बिल। ये दो बिल्स जो के ड्राफ्ट में थे, इससे पहले भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि इसके ऊपर मुख्तलिफ मजहबी जमातों की तरफ से, मुख्तलिफ मजहबी जो उलमा हैं उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे थे, बल्कि जो एंटी फोर्स्ड कन्वर्जन्स बिल है उसको तो मुस्तरद भी कर दिया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि कराची में मौजूद थे पीर को, उनकी मुलाकात हुई कुछ उलमाए कराम से और इन्हीं बिल्स के ऊपर, दोनों बिल्स के ऊपर गुफ्तगू हुई। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उलमा कराम ने इन दोनों बिल्स के ऊपर, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको यकीन दिलाया कि उनके हुक्मरानी में, उनके दौरे हुकूमत में कोई भी गैर इस्लामी बिल पास नहीं होगा, कोई भी गैर इस्लामी कानून नाफिज नहीं होगा। जनाब, वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी बात से इत्तफाक करते हैं कि हमारे जो कुछ लोग हैं वो वेस्टर्न एजेंडाज़ को प्रमोट कर रहे हैं और उसके लिए हमारा जो ख़ानदानी निज़ाम है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अभी ज़रा रिपोर्ट करते हैं। तो जनाब, ये जो दो बिल्स हैं इसके ऊपर हम बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। पूछना हमने अपने एनालिस्ट से ये है कि जहां पर घरेलू तशद्दुद के मुतअद्दिद वाक़यात हो रहे हैं और इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए, हमारे एनालिस्ट एग्री करते हैं। तो क्या ये जो दोनों बिल्स हैं जिनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए जा रहे हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ये बिल्स इस्लाम मुखालिफ हैं? हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। महमद सरफराज साहिबा, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं सबसे पहले। इसके ऊपर आपका मौक़िफ़ हमें पता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ये समझते हैं कि ये हमारी ख़ानदानी निज़ाम को ठेस पहुंचाएगा या उसके मुनाफी है, और वज़ीर आज़म मुतमईन है। क्या कहेंगी आप? क्या आप समझती हैं कि इसमें जो कुछ शिके हैं वो गैर इस्लामी है? अलीना, मुझे तो खैर इस बात की समझ नहीं आ रही। हम एक प्रीडोमिनेटली एक मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क में, मुआशरे में रहते हैं, और यहाँ पर ऐसे कवानीन तो आ ही नहीं सकते कि जो जिस तरह की बात की जा रही है। मसला ये है कि हमारे ये जो मसला ये है कि जो उलमा के इन बयानात से तो ऐसे फिर लगता है कि जैसे उनकी प्रायोरिटीज कुछ और ही है। उनकी क्या प्रायोरिटी ये है कि औरतों और बच्चों को मारा जाए? क्या उनकी प्रायोरिटी ये है कि अंडर एज मैरिजेस की जाएं? क्या उनकी प्रायोरिटी ये है कि फोर्स्ड कन्वर्जन की जाए, किसी को, औरत को या बच्चों को मारना पीटना, या इस तरह से फोर्स्ड कन्वर्जन, या ये जो अंडर एज मैरिजेस इस तरह की बात है? तो ये जो है या तो वो कोई स्पेसिफिक चीज इसके अंदर लाते, या
क्या कोई स्पेसिफिक पॉइंट है उनको उससे कोई इतराज है, वो उसके ऊपर बात हो सकती है, उसके ऊपर ही चले। ये कहना कि पूरा का पूरा कानूनी गलत है, तो ये तो मेरे ख्याल में कोई सही बात नहीं है। इसका क्या मतलब है कि क्या वो कानून साजी को ही कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है और ऐसी चीजों को वो लेजिटिमाइज कर दें? तो ये देखें, इन प्रिंसिपल ना जो है वो किसी को मारना पीटना चाहिए, वो औरत हो बच्चे हो, ना जो है वो फोर्स कन्वर्जन, ना जो एक तहफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर किया जाए। अच्छा, एक जो मसला उठाया जा रहा है, जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, उसमें से एक ये है कि जी हमारे ख़ानदानी निज़ाम को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसको मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर आपका क्या जवाब है? अलीना, क्या हमारा खानदानी निज़ाम है कि हम औरतों और बच्चों को जो है वो मारें? ये कौन सा खानदानी निज़ाम है? ये कैसे खानदानी निज़ाम को बचाता है किसी को मारना? तो मुझे तो नहीं समझ आ रही कि ये खानदानी, या तो इसको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करें ना कि किस तरीके से ये खानदानी निज़ाम जो है इसको वो खराब करते हैं। ये वाले बिल्स ये तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअली ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं मुआशरे में आपके औरतों और बच्चों को, जो कि एक बड़े ज्यादा तादाद में है, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो क्या उनकी प्रोटेक्शन जो है वो बंद कर दे रियासत का काम है ना? रियासत होगी माँ की जैसी, यही हम कहते हैं ना। तो माँ तो प्रोटेक्ट करती है अपनी आवाम को। तो ये किस किस्म की, मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं इस चीज की समझ आ रही कि ये क्या बात की। हसन निसार साहब, आप हमारी रहनुमाई कीजिएगा, हमें बेहतर तरीके से समझाइएगा, आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? देखें अलीना, पहली बात तो ये है कि मैं रहनुमाई के काबिल नहीं हूँ। एक शेर सुने पहले, ये पूरे आलम इस्लाम पे फिट बैठता है। हम भी बहुत अजीब हैं, इतने अजीब हैं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। अच्छा, ये इतनी अहमकाना, इतनी हल्की और इतनी मस्त शुदा बात है कि खानदानी नमारे हगमान, कौन सा खानदानी निज़ाम हो भाई? ये खानदानी निज़ामों का ताल्लुक मारूजी हालात के साथ होता है। आप उल्टे लटक जाओ, कोई दुनिया की साजिश आपके खानदानी वो क्या निज़ाम को डिक्टेट नहीं कर सकती। स्टोन एज के और थे, ट्राइबल ज़माने के और थे, प्री इंडस्ट्रियल के और होते हैं, इंडस्ट्रियल फेज से गुजर रहा हो इंसानी माशरा और होते हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियल के और होते हैं। ये साजिशें नहीं डिटर्मिन करती। देखो बात सुनो, व्हेन आई वाज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन लाहौर, there were hardly few women driving। अब हर स्कूल के बाहर जाके वजह, आपने औरत को लिबरेट नहीं किया, आपको छित्तर पड़े, आप ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकते। शौहर साहब ने दफ्तर जाना होता है, उसको लिबरेट, उसको औरत को इजाजत देनी पड़ी कि तू बच्चे पिक ड्रॉप कर। ड्राइवर अफोर्ड नहीं होता, हो जाए आप उसको क्वार्टर नहीं दे सकते। एक कनाल के घर में आप कितने ड्राइवर रखोगे? उसकी तनख्वाह है, उसका खाना है। ये और बेसिकली इकोनॉमी डिक्टेट कराती है, होश करो टेक्नोलॉजी डिक्टेट कराती है ह्यूमन रिलेशनशिप। बाकी सब फजूल बातें हैं, बाकी सब किताब। अच्छा, ये अहमियत नहीं है कि उसने कहा कि हो नहीं सकता इस्लामी गैर इस्लामी। ये मुझे एक बात बताएं, मुल्क का नाम है आपका इस्लामी जमहूरिया, वेस्टर्न डेमोक्रेसी है ये। फिर आता है लियाकत अली खान अपनी करारदाद मकासद लेके, फिर चलती है तहरीके, मैं बहुत इसको कर रहा हूं समरी, तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा, शराब जुआ बंद, ज़ियाउल हक की इस्लामी सजाएं, कोड़े हाथ काटो। अगर ये सारा कुछ इकट्ठा हो के अब तक के आपकी कानून साजियां, ये पाकिस्तानी माशरे को करप्ट और कंगाल, करप्ट तरीन और कंगाल तरीन माशरा होने से नहीं बचा सकी, तो भाई इसकी वजूहात ढूंढो। इतनी इस्लाहात, रसूमात, तकरीबात, इक़दामात, बयानात, हाल क्या है आपका? और बना लो 10-20, 500 कानून और बना लो। अच्छा। और क्या इस्लाम दीन कामिल, और दीन कामिल मुंजमद चीज है, री इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। अल्लाह चाहता तो बंदे को जवानी की हालत में पैदा कर सकता था। एक प्रोसेस होता है। जो कपड़े आप 5 साल की उम्र में, 2 साल 3 साल की उम्र में, बाद में वो चाहे दुनिया का कीमती तरीन कपड़ा और लिबास नहीं पहन सकते। जो जूता, ये नहीं है, इररिलेवेंट बातें हैं ये सारी। लोग आपकी अशराफिया से लेके आपके अवाम तक हैं क्या इनके पल्ले हुए?
اوکے. نہ علم نہ عقل، غربت، جہالت، بیماری، بے روزگاری، بیکاری، جرائم. اگر کہ جی ہم اسلام کے خلاف کر کے دیکھو. ٹھیک ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید جی. مذہب نشاندہی تو کر دی حسن نثار صاحب نے، لیکن آگے حل کیا ہو اس چیز کا؟ ہم تشدد کے اوپر، گھریلو تشدد کے اوپر کئی دفعہ باتیں کر چکے ہیں، کیا ہونا چاہیے وہ باتیں کر چکے ہیں، لیکن پھر ایک سیگمنٹ آتا ہے، مخالفت کرتا ہے اور وہ چیز رک جاتی ہے. کیا کیا جائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ حسن صاحب نے اتنی خوبصورتی سے اور بڑے واضح طور پہ چیزوں کو کر دیا ہے، اور اگر اس کو میں جس نکالوں کہ ہم منافقت سے بھرا معاشرہ ہیں. اتنی منافقت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا. دیکھیے، اگر اس اسلامی مملکت میں کوئی اسلام مخالف قانون بن ہی نہیں سکتا، پہلی بات تو یہ ہے. تو اس بحث کو تو یہاں روکیں. جہاں تک خاندانی سسٹم ہے، آپ دیکھیں ایک زمانے میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا. جوائنٹ فیملی سسٹم اب ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلی ہیں. یہ کوئی ویسٹ نے نہیں بدلی، یہ آپ نے خود بدلی ہیں. آپ افورڈ کر سکتے تھے ایک جوائنٹ فیملی سسٹم، اب نہیں افورڈ کر سکتے. اب برڈن آتا ہے، کلیشز ہوتے ہیں خاندان کے اندر، جدا ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے بہتر طریقہ یہ کیا کہ جی ٹھیک ہے، شادی ہو گئی، یہ لڑکا لڑکی الگ رہیں گے، یہ الگ رہیں گے. ہمارا فادرز، گرینڈ فادرز، گرینڈ فادرز، یہ سارے رشتے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ رشتے آج بھی جڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج رشتے جڑے ہوئے ہیں. ہم خواہ جی ویسٹ کا پروپیگنڈا کچھ نہیں. اپنی غلطیاں دیکھیں. ویسٹ میں تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. ویسٹ کا سوشل سسٹم، ویلتھ کا ایجوکیشن سسٹم، ویلتھ کا ہیلتھ سسٹم، وہ بھی تو دیکھیں. آپ کے یہاں کیوں نہیں ہے؟ اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں یہ کوئی ویسٹرن ایجنڈا ہے کہ اپنا ایجوکیشن سسٹم بہتر کرو، اپنا ہیلتھ سسٹم بہتر کرو، اپنا سوشل سسٹم بہتر کرو، سوشل سیکٹر اپنا بہتر کرو، معاشرے کو بہتر کرو. اس سے ویسٹ کا کیا تعلق ہے؟ اپنی غلطیاں مانے نا. اپنی غلطیوں سے اپنی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہم مغرب کا استعمال کرتے ہیں. آپ کے اپنے اندر منافقت ہے، اپنے اندر ملاوٹ ہے. میں خود منافق ہوں، میں خود ملاوٹ کرتا ہوں، اور پھر جو ہے وہ دوسرے کو وہ کرتا ہوں. نہیں، یہ تو اس نے معاشرہ بگاڑ دیا. میں نے خود اپنا معاشرہ بگاڑا ہے. یہ سیاستدان کہیں باہر سے نہیں آئے، یہ بیوروکریٹس کہیں باہر سے نہیں آئے. یہ کرپشن جو بڑھتی جا رہی ہے، یہ کہیں باہر سے نہیں آئی ہے. آپ قوانین پہ قوانین بناتے جاؤ، یہ معاشرہ نہیں سدھرے گا. یہ یاد رکھیں، کوئی بھی قانون بنا لیں، یہ معاشرہ نہیں سدھرے گا جب تک میں یہ فیصلہ نہیں کر لوں کہ میں نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. دیکھیے، خاندان، ہم ماں باپ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے بچے کی لک آفٹر کرنا. سر ٹھیک ہے، ہم نے اس سے ہٹا دیا، اس کے اوپر سے اپنی رسپانسبلٹی ہٹا دی. ہم اس کے بچہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں تاکہ میں اپنا کام کرتا رہوں وداؤٹ ریلائزنگ کہ وہ موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا. میں ٹھیک ہے. مزہ صاحب آپ بالکل جینیون پوائنٹس اٹھا رہی. میں چاہتی ہوں میں ایک منٹ نیائی صاحب کا ذرا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو لے لوں. نیائی صاحب، ایسا کیوں ہے کہ ہم اس طرح کے بڑے جینیون معاملات ہیں اور ایک بڑے سیگمنٹ کی رائے بھی ہے، تو اس کے اوپر ڈیبیٹ کیوں نہیں کر سکتے ہم بیٹھ کے؟ ہم ان چیز کو اتنا ٹیبو کیوں بنا دیتے ہیں؟ ہم انٹچبل کیوں بنا دیتے ہیں؟ انٹاکبل کیوں بنا دیتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ جو میری لائف زندگی گزری ہے، میں تو کچھ بڑا ہوا ہوں تو آئلی قوانین سے لے کے ہر چیز کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی دیکھی ہے. میں نے اس کے اوپر اسلام کی لحاظ سے بھی ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی 2-3 آراء دیکھی ہیں. کچھ انتہا پسند آراء دیکھی ہیں، اور کچھ اس پہ لبرل آراء دیکھی ہیں، اور کچھ کسی اور قسم کی دیکھی ہیں. میں اس مقابلے میں دیکھی ہے. میں تو پاکستان کے اندر ہر طرح کی ڈیبیٹ دیکھی ہے. ڈیبیٹ میں تو میں نے کبھی کنجوسی نہیں دیکھی، لیکن جب ہم چیز کو ایک خاص زاویہ یا ایک خاص نقطۂ نظر سے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں، یعنی کہ میں فضل اللہ نیازی سوچ رہا ہے، اس کو انفورس بھی ہونا چاہیے. اور پھر اس کے پیچھے اتنا میری ایک آبسیشن ہوتی ہے، اور میں اتنی ایک شد مت کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تو یہ سوسائٹی کے اندر دیکھیں، آپ کی ایج میں دو چیزوں کا علیحدہ کریں. میں جیسے حسن صاحب ایک اینگل سے لیتے پاکستانی سوسائٹی کو، میں دوسری طور پر
खुदा गवाह है कि मेरी सेटल्ड ओपिनियन है कि पाकिस्तान की 20 करोड़ 22 करोड़ लोगों में से लोग जो है नफ्सियाती मरीज हैं, ये हकीकत है, और ये एक नफ्सियाती हिजान का शिकार है। अब किसी दुनिया के साइकियाट्रिस्ट को देख लें, अच्छा उसकी जो चीजें आती हैं उसको भी हम फिर इस टॉपिक के जैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे ये वजूहत है। अब कुछ चीजें लेते हैं इत्तेफाक से, अगर मैं स्किज़ोफ्रेनिक हूँ, बाइपोलर हूँ, और ये मैं अब बैठ के आपके साथ डिस्कशन भी कर रहा हूँ, तो जो मेरी नफ्सियाती जो इल्ज है वो इस टॉपिक के अंदर घुसी होगी। लेकिन देखो, जो पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एक क्राइटेरिया है वो कुरान और सुन्नत का, और अगर मैं उन लोगों में से हूँ जो मुझे एक लम्हे के लिए मेरे उसके ऊपर ईमान का हिस्सा है कि सारी के मौजूद है। हसन साहब सही कह रहे हैं कि आया उसमें कैपेसिटी मेरे में है, शायद ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है कि कुरान और हदीस जो है इतना वसील में हो गया है, चीजें तो एक थोड़ी सी हैं। तो अब जो टॉपिक्स हैं उनको जब इसमें कोरिलेट करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो वैसे हल हो सकती हैं सोसाइटी के अंदर, हम जमहूरियत को भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, हम डोमेस्टिक वायलेंस को भी के लिए हल ढूंढ सकते हैं। लेकिन हम मुकाबला पहले कर देते हैं इस्लाम के साथ, आए इस्लाम का मुकाबला करके इस बात को हरा के ये काम करेंगे। फिर कई लोग जहालत में एक एक्सट्रीम व्यू ले लेते हैं। मेरा तो बस ये है कि ये सारी चीजें मैनेजेबल हैं। अच्छा, सोसाइटी पोलराइज्ड है, एक्सट्रीमिज्म आई हुई है, उसके अंदर मैं भी विक्टिम हूँ, आप भी हैं, तहरीक इंसाफ वाले भी हैं, मौलवी भी हैं, मुस्लिम नून वाले भी हैं, लेकिन हर एक की अलग-अलग है, और ये बहुत कम मौसम दुनिया में। माजरत के साथ मैं चाहती थी माजरत के साथ मैं चाहती थी इसके ऊपर हम मजीद भी डिबेट करें, और बाकी जो तीनों हमारे एनालिस्ट हैं उनकी भी मैं दोबारा जाके राय लूं, लेकिन हमारे पास वक्त खत्म हो गया है जनाब। इजाजत चाहेंगे, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।